हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। लेक्चर 1 में हमने जो चीज़ें समझी थी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, ब्रिटिश ओरिजिन के बारे में, तो होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लेना। तो सीधा बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। तो देखो भाई, आज़ादी से पहले की अगर जब हमने बात करी थी तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, पूरे विश्व में विख्यात था हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बट उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर के सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया, खत्म कर दिया। तो उसके क्या इंपैक्ट पड़े, क्या क्या चीज़ें थी हमारी इंडस्ट्रीज में, उन सब के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारे बीच में आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही बेसिक सा चीज़ है कि हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक उनका टू फोल्डेड रीज़न था कि दो पहलू थे इसके पीछे। टू फोल्डेड रीज़न क्या था वो, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को क्या किया? खत्म किया। तो आपको अगर छोटी क्लासेस में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल सेटअप हो रही थी तो वही तो हमारे राजा महाराजा थे, ब्रिटेन वाले हम पे राज कर रहे थे। तो वो कैसे देख सकते थे कि हमारे होते हुए कोई दूसरा भी इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? हमारी इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो भाई सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने में उनका जो रीजन था वो टू फोल्डेड था। सबसे पहले वो चाहते थे कि इंडिया जो है, इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन जाए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का हम निर्यातक बन जाए, कच्चे माल के निर्यात करने वाले, कच्चे माल का निर्यातक। वो चाहते थे कि इंडिया वाले हमें रॉ मटेरियल दे। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ सेटअप हो रखी थी वो ब्रिटेन में थी, तो वो चाहते थे कि सारा का सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाए? ब्रिटेन में जाए। यहाँ की इंडस्ट्रीज रहेंगी तो वो यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ कर लेंगी। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारी की सारी जो रॉ मटेरियल था इंडिया का ले जा करके कहाँ पे यूज़ किया? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में रॉ मटेरियल चला गया, अब वहाँ से जो चीज़ प्रोड्यूस होके आएगी तो वो कहाँ जाएगी भाई? उसको एक मार्केट चाहिए थी जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। इसलिए वो दूसरा पॉइंट बनता है कि इंडिया ही इंपोर्टर बन जाए, किस चीज़ का? फिनिश गुड्स का, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी तैयार माल का आयातक, तैयार माल का आयातक। यानी वो चाहते थे कि हम आयात करें, किस चीज को? इंपोर्ट करें फिनिश गुड्स को। हमने रॉ मटेरियल दिया, बदले में उन्होंने हमें फिनिश गुड्स दी। अब देखो इसमें नुकसान हमारा होता था। आपको पता है कोई भी रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैं एक रॉ मटेरियल का एग्जांपल दूं आपको। रॉ मटेरियल के तौर पे मैं अगर मानूं यहाँ पे रॉ कॉटन है, जो रॉ कॉटन है, कॉटन की आपकी शर्ट बन गई मान लो। अब आपको पता है कॉटन होगा 10-20 रुपए का और कॉटन होगी, शर्ट होगी 400-500 रुपए की। यहीं पे डिफरेंस समझ लो। हमसे ले जा रहे हैं, हमें इनकम दे रहे हैं 10-20 रुपए और हमसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं कितना? 400-500। तो भाई यहाँ पे आप इस डिफरेंस के बेसिस पे समझ सकते हो कि क्यों वो चाहते थे कि इंडिया बन जाए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसलिए उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को क्या किया? यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। तो टू फोल्डेड रीजन आपको याद रखना है यहाँ पे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे उनका क्या रीजन था। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा भाई कि उन्होंने बोला कि चलो जी तुम सारी इंडस्ट्रियाँ बंद करो और हमने इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी होंगी। इतने आसानी से तो किसी की इंडस्ट्रियाँ आप खत्म नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के पीछे उनका जो तरीका था, कैसे उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, उस चीज़ को आपको मैं अलग से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके क्या क्या पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है भाई। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट कि कैसे इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। आपको क्वेश्चन बन सकता है ये। तो भाई इनकी जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी होती है भैया इनकी जो कर नीति, इनकी जो टैक्स लगाने की जो पॉलिसी थी ये बड़ी खराब थी। ये क्या करते थे? इंडियन प्रोडक्ट्स पे
इंडियन गुड्स पे, जो भी चीज हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती थी, इंडियन गुड्स, उन पे ये क्या करते थे, हैवी टैक्स इंपोज करते थे, यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे इंडियन गुड्स पे, भारतीय वस्तुओं पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे। जबकि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो ब्रिटेन से बन के आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाता हूं, कोई भी जो ब्रिटेन गुड्स थी उन पे नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे। अब समझो, कोई भी चीज किसी भी देश से जब बाहर जाती है या देश के अंदर आती है, तो बाहर जाने पे और अंदर आने पे दोनों पे ही टैक्स इंट्रोड्यूस होता है। तो ये तो क्या करते थे, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स हमारे पास वापस लेके आते थे, तो इन पे तो डबल टैक्स लगना चाहिए था। बट ये क्या करते थे, अपनी गुड्स पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे, बट जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती थी उन पे ये हैवी टैक्स इंपोज करते थे। अब मान लो कोई भी चीज है 10 रुपए की, दोनों में कंपटीशन चल जाएगा, बट एक पे आप टैक्स इंट्रोड्यूस कर दो 5 रुपए, वो बन जाएगी 15 रुपए की, और दूसरी बिकेगी 10 रुपए की, तो आप इजीली यहाँ पे आगे हो जाओगे और आपकी ही प्रोडक्ट बिकेगा। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया यहाँ पे, ठीक है जी। तो सबसे पहला है टैरिफ पॉलिसी, हैवी टैक्स इंपोज करते थे इंडियन प्रोडक्ट्स पे, जबकि अपनी ब्रिटिश गुड्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, चेंज इन डिमांड पैटर्न, यानी जो आपकी डिमांड का जो पैटर्न था, यानी अब लोगों की मांग में भी बदलाव आने लग गया। अब वो लोग नहीं रहे थे कि धोती कुर्ता पहनकर चल ले, अब लोगों को क्या चाहिए था भाई, जीन्स पैंट, पतलून, समझ रहे बात को, कोट पैंट चाहिए था। लोगों की डिमांड में चेंज आ रहा था। अब आपको लोग बोल रहे, अरे आजा बेटे धोती पहन के चले जा, तो आपको थोड़ी सी शर्म आएगी कि नहीं आएगी। धीरे धीरे डिमांड की पैटर्न में चेंज आने लग गया, लोग शर्ट्स की डिमांड करने लग गए। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में ऐसी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस होती थी, वो अभी भी खादी कपड़े का यूज़ करते थे, खादी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती थी। और आपको पता है खादी जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता था एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी हमारे कॉटन, सिल्क है, वुल, इसमें सबसे महंगा आपका खादी बिकता है, ठीक है जी। तो डिमांड पैटर्न में धीरे धीरे क्या आने लग गया, चेंज आने लग गया, जिससे भी हमारी इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय होने लगी। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है भाई कि टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट एडवांटेज। अब इनके पास जो थी तकनीकी तौर पे ये हमसे आगे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बन रही थी, मशीनों से बन रही थी। अब वही चीज़ आप मशीन से बनाओ, वही चीज़ आप हाथ से बनाओ, तो कौन सी महंगी होगी भाई, हाथ से बनी हुई। तो ऐसे में इनको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाती थी कि यहाँ पे चीज़ें मशीन से बन के आती थी ब्रिटेन से, और हम अभी हाथ से बना रहे थे, इस वजह से भी हमारी इंडस्ट्रियाँ क्या हुई, डिक्लाइन हुई, ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंसली कोड्स। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रिंसली कोड्स। तो देखो आपको पता होगा कि भाई हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्यों ज़्यादा फेमस था। हमारे देश के राजा महाराजा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे हाथ से तराशी हुई चीज़ें, नकाशी हुई चीज़ें। बट आपने देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 2 तरह से कंट्रोल किया था। एक उनका जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था, उसको हमने प्रोविंस नाम दिया था, प्रांत। और दूसरा जहां पे उनका कंट्रोल होता था राजा पे, किंग पे, और किंग का कंट्रोल होता था उसकी प्रजा पे, ठीक है जी। अब यहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे किंग का शासन तो चलता था, राजा का शासन तो चलता था, बट इनडायरेक्ट वे में। अब यही राजा लोग बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और इनके लिए ये मना कर दिया कि आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को नहीं ले सकते, और ये मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्होंने एक तरह से हुकूमत मान रखी थी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें समझ आई, चारों पॉइंट, जिससे हम समझते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, एक सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रॉय किया कि हैवी टैक्स इंपोज किए, हमारे धीरे धीरे हमारी डिमांड में भी चेंज आने लग गया,
उनको एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता था कि भाई टेक्नोलॉजी की मदद से वो बहुत सस्ते में चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेते थे। और चौथा कि जो लोग खरीदते भी थे उन पे भी इन्होंने क्या कर लिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। ठीक है जी, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती है कि भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे किया, ये 4 पॉइंट आपने समझे। अब आगे अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े। कौन से इफेक्ट बच्चों? एडवर्स इफेक्ट। तो देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसके क्या बुरे प्रभाव पड़े। अब खुद सोचो यार, हमारे देश में अगर इंडस्ट्री कोई सेटअप है तो उस इंडस्ट्री के बंद होने पे क्या होगा? सबसे पहले तो जो लोग वहां काम कर रहे होंगे वही लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी का उच्च स्तर। मतलब बहुत बड़े लेवल पे जितने भी लोग हमारे देश में इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहे थे, इन्हीं छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, सारे पूरी तरह से क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से मास लेवल पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि हमने देखा 2/3 पॉपुलेशन तो हमारी एग्रीकल्चर में इंगेज थी, तो जो 1/3 थी वो तो काम कर रहे थे ना कहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, तो वो बेरोजगार हो गए भाई। दूसरा पॉइंट जो बनता है इसका कि एडवर्स इफेक्ट के तौर पे हम देखते हैं कि अब हमारे देश में एक भी इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो हम तैयार माल कहाँ से लेंगे? फिनिश गुड्स को कहाँ से लेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ा भाई? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए हम। अब हमें सारा का सारा तैयार माल कहाँ से मंगाना पड़ता था? ब्रिटेन से। तो इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, तो ये कोई मतलब आप पूरी तरह किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड हो जाओगे तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलोगे, जैसे वो बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो आपकी जो वो एक तरह से सेल्फ रिलायंस थे आप अभी तक, वो खत्म हो गया और पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हो गए किस पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। ठीक है, जितने भी हमें टूल्स चाहिए, चाहे कैसी भी फिनिश गुड्स हो, हमें सारी ब्रिटेन से ही लेनी पड़ती थी। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आते हैं कि इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने के 2 इंपैक्ट पड़ते हैं। एक तो हम इंपोर्टर बन जाते हैं रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के, दूसरा हमारे देश में बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा कहता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, मतलब भारत में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। अब आप बोलोगे कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है, तो जरा समझ लीजिए। कैपिटल गुड इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री 2 तरह की इंडस्ट्री होती है बच्चों, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करती है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाली चीज़ें प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंडस्ट्री हूँ, मैंने एक चीज़ प्रोड्यूस कर ली, मैंने मान लो एक शर्ट प्रोड्यूस करी। अब एक शर्ट प्रोड्यूस करी तो आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम करोगे, शर्ट से और कुछ नहीं बनेगा, शर्ट को पहना जाएगा, यूज में आएगी, डायरेक्ट कंज्यूम हो रही है। बट एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें मशीन्स प्रोड्यूस होती हैं और यही मशीन फर्दर दूसरी इंडस्ट्री के सेटअप होने में हेल्प करती है। मतलब कोई दूसरी इंडस्ट्री है, उसको सेटअप करने में जिस मशीन की जरूरत पड़ती है, वो मशीन जिस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती है उसे हम कैपिटल गुड इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक सिलाई मशीन, सीइंग मशीन जो होती है हमारी सिलाई मशीन, मैंने एक सिलाई मशीन प्रोड्यूस करी। ये सिलाई मशीन एक टेलर ने खरीद ली। एक टेलर ने जब खरीदी वो, तो उस टेलर ने उससे शर्ट सिलनी शुरू करी। तो देखो, मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप करी जिसमें मशीन प्रोड्यूस हो रही है और यही मशीन दूसरी इंडस्ट्री में यूज हो रही है। तो यानी जो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के हेल्प, एक तरह से दूसरी इंडस्ट्री के सेटअप होने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ठीक है, तो 2 तरह की इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री तो चलो थोड़ी बहुत हमारे देश में थी भी, बट कैपिटल गुड इंडस्ट्री एक भी नहीं थी। अब जब कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जो मशीन प्रोड्यूस करेगी तो और दूसरी इंडस्ट्री सेटअप हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो जब दूसरी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाएगी तो क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको बताता है कि हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की कमी थी। ठीक है, चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो देखो जी, हम देखते हैं कि भाई आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले भी कुछ हमारे देश में बड़ी कंपनियां थी, जैसे टिस्को हो गया, ये टाटा बिरला हो गए, थोड़े यही कुछ नामी गिरामी नाम थे भाई। इसके अलावा ज़्यादा कोई था नहीं, प्राइवेट कंपनियां यही चला रहे थे। बट गवर्नमेंट कहाँ गई? गवर्नमेंट भी कहीं दूर दूर तक थी नहीं। हम देखते हैं कि भाई 1947 से 1956 तक गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज में कोई रोल ही नहीं था। जब 1956 में वो पॉलिसी लेके आते हैं तब वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आनी शुरू होती हैं और गवर्नमेंट एक तरह से
यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होती है। बट उससे पहले आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो बात ही क्या करनी, उन्होंने तो जो इंडस्ट्रियाँ थी भी उनको भी क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हमारी इंडस्ट्रियाँ थी वो सब खत्म कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो 4 पॉइंट है यहाँ पे, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट या इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करने के पीछे उनका 2 फोल्डेड रीजन था कि वो चाहते थे इंडिया एक्सपोर्टर बन जाए रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन जाए फिनिश गुड्स का, ठीक है जी। 4 तरीकों से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। एक टैरिफ पॉलिसी, दूसरा चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, और एक तरह से कॉस्ट एडवांटेज मिलती थी उनको टेक्नोलॉजिकली, और चौथा पॉइंट था हमारा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंसली कोड, ठीक है जी। तो ये चारों पॉइंट्स हमें समझ आता है। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगी भाई, बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी हुई और हम पूरी तरह से अब फिनिश गुड्स के क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए, क्योंकि हमारे देश में कोई इंडस्ट्री थी नहीं तो हमें सारा का सारा माल इंपोर्ट करना पड़ता था फिनिश गुड्स को, ठीक है। हमारे देश में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी हो जो मशीन को प्रोड्यूस करे। एक भी इंडस्ट्री ऐसे ना होने की वजह से भाई इंडस्ट्रियां हमारी नई सेटअप नहीं हो पाई और गवर्नमेंट का रोल तो बहुत ही ना के बराबर था, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला पार्ट समझ में आया है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।